जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न टू अर्न विद प्रवीण पर। इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की BA फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस विषय के थर्ड यूनिट राज्य तथा उसके तत्व, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम इस यूनिट के विभिन्न बहुविकल्पीय प्रश्नों का अवलोकन करेंगे जो आगामी परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों हेतु अति उपयोगी और महत्वपूर्ण होगा। अतः इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो ये राज्य नहीं, ये अरस्तू के द्वारा नहीं बल्कि मैकियावेली के द्वारा किया गया है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है आधुनिक रूप में राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये मैकियावेली ने किया, क्योंकि अरस्तू के समय में राज्य शब्द नहीं बल्कि नगर राज्य शब्द का प्रयोग होता था। प्रश्न संख्या 3, मैकियावेली द्वारा राज्य शब्द का उल्लेख मिलता है उसकी किस कृति में? तो ये प्रिंस में मिलता है। प्रश्न संख्या 4, ग्रीक विचारकों ने राज्य के संदर्भ में कौन सा शब्द प्रयोग किया है? तो उन्होंने पोलिस शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। प्रश्न संख्या 5, नगर राज्य की अवधारणा है यह यूनानी विचारकों की है। प्रश्न संख्या 6, राज्य क्या है? तो यह एक स्थायी अनिवार्य संस्था है। प्रश्न संख्या 7, अरस्तू को राजनीति विज्ञान का पिता कहते हैं, उसके मतानुसार राज्य क्या है? तो राज्य एक प्राकृतिक संस्था है अरस्तू के मतानुसार। प्रश्न संख्या 8, राज्य परिवार का विस्तार है, यह विचार किस यूनानी विचारक से संबंधित है? तो यह अरस्तू से संबंधित है। प्रश्न संख्या 9, राज्य एक ऐसी व्यापारिक संस्था है जो व्यक्तियों को परस्पर सुरक्षा का आश्वासन देती है, यह कथन किसका है? यह हर्बर्ट स्पेंसर का कथन है। प्रश्न संख्या 10, राज्य की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा किसने दी? यह डॉक्टर गार्नर के द्वारा दी गई है। प्रश्न संख्या 11, राज्य परिवारों व ग्रामों का समूह है जिसका उद्देश्य पूर्ण व आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है, यह कथन किसका है? यह अरस्तू का कथन है। प्रश्न संख्या 12, राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, यह कथन किसका है? यह भी अरस्तू का ही कथन है। प्रश्न संख्या 13, राज्य की उत्पत्ति जीवन के हितार्थ हुई है और सज्जीवन के लिए उसका अस्तित्व विद्यमान है, यह किसका कथन है? यह अरस्तू का कथन है। प्रश्न संख्या 14, राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इस शब्द का प्रयोग जो है थॉमस हॉब्स के द्वारा किया गया है लेवियाथन में। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह कथन किसका है? ये प्लेटो का कथन है। प्रश्न संख्या 16, राज्य परिवार का विस्तार है, यह कथन किसका है? तो पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि ये कथन अरस्तू का है। प्रश्न संख्या 17, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किसका है? ये हीगल महोदय का कथन है। प्रश्न संख्या 18, राज्य एक नैसर्गिक एवं अनिवार्य संस्था है, यह कथन किसका है? ये TH ग्रीन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य शब्द के स्थान पर राजनीति व्यवस्था शब्द का प्रयोग कौन करते हैं? ये व्यवहारवादी करते हैं। प्रश्न संख्या 20, मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी है, वह व्यक्ति जो समाज में नहीं रह सकता अथवा जिससे समाज की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि वे अपने में पूर्ण है, वह या तो पशु है या फिर देवता, यह किसका विचार है? तो ये अरस्तू का विचार है। प्रश्न संख्या 21, राज्य एक मानव समाज का भाग है जो एक संगठित इकाई के रूप में देखा या जाना जाता है, किसने कहा है? यह बर्गेस ने कहा है। प्रश्न संख्या 22, राज्य ना तो ईश्वर की सृष्टि है, ना वह उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम है, ना किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति है और ना परिवार का विस्तृत रूप है, यह तो क्रम विकास में से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है। इस विचार के प्रतिपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर डॉक्टर गार्नर होगा। प्रश्न संख्या 23,
राज्य आर्थिक परिस्थिति की ही अभिव्यक्ति है, यह किसका कथन है? यह कार्ल मार्क्स का कथन है। प्रश्न संख्या 24, कौन सा विचारक है जो भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है? तो इसमें सीले, डिग्बी, हाल, विलोबी शामिल हैं। प्रश्न संख्या 25, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो 5040 होनी चाहिए प्लेटो के अनुसार। प्रश्न संख्या 26, किस विचारक ने आदर्श राज्य की जनसंख्या 10,000 निर्धारित की है? तो यहाँ पर हालांकि अरस्तु दिया हुआ है, ये सही नहीं है। रूसो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या 10,000 निर्धारित की है। अरस्तु कोई जनसंख्या निर्धारित नहीं करता, वो कहता ना कम होनी चाहिए ना अधिक। प्रश्न संख्या 27, कौन से विचारक बड़े राज्य के समर्थक हैं? तो त्रित्स्के और लॉर्ड एक्टन हैं। प्रश्न संख्या 28, तकनीकी दृष्टि से आधुनिक राज्य है? तो आधुनिक राज्यों को हम राष्ट्रीय राज्य या नेशन स्टेट कहते हैं। प्रश्न संख्या 29, राष्ट्रीय राज्य कब अस्तित्व में आया? यह 16वीं शताब्दी में अस्तित्व में आता है। प्रश्न संख्या 30, किसने शक्ति को राज्य का आधार व केंद्रीय तत्व स्वीकार किया है? थॉमस हॉब्स इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 31, इच्छा ना की शक्ति राज्य का आधार है, यह कथन किसका है? ये कथन टी.एच. ग्रीन का है। प्रश्न संख्या 32, राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं, यह कथन किसका है? ये डॉक्टर गार्नर का कथन है। प्रश्न संख्या 33, राज्य के विकास में 4 सहायक तत्व कौन से थे? तो जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, ये राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। प्रश्न संख्या 34, राज्य के कितने आवश्यक तत्व हैं? तो 4 तत्व होते हैं राज्य के। प्रश्न संख्या 35, राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। प्रश्न संख्या 36, द पॉलिटिक्स किसकी रचना है? तो ये राजनीति शास्त्र के जनक अरस्तु की रचना है। प्रश्न संख्या 37, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन किसकी रचना है? यह लेनिन की रचना है। प्रश्न संख्या 38, द न्यू स्टेट किसकी रचना है? यह फॉलेट की रचना है। प्रश्न संख्या 39, द स्टेट किसकी रचना है? ये ओपेनहाइमर की है। प्रश्न संख्या 40, द मॉडर्न स्टेट किसकी रचना है? तो ये मैकाइवर की बुक है। प्रश्न संख्या 41, द फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ स्टेट किसकी रचना है? यह बर्नार्ड बोसाके की रचना है। प्रश्न संख्या 42, एक नगर की स्थापना बिना भूमि के तो संभव है, परंतु बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य स्थापित नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? ये प्लूटार्क महोदय का कथन है। प्रश्न संख्या 43, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में राज्य एक और तत्व स्वीकार किया गया है, वह है तो मान्यता है। प्रश्न संख्या 44, मतलब कि कुल राज्य के 5 तत्वों की बात तब की जाती है अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों के आधार पर। प्रश्न संख्या 44, किसी विद्वान ने भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व स्वीकार नहीं किया, तो डॉक्टर गार्नर यहाँ पर सही है। प्रश्न संख्या 45, कौन भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व स्वीकार नहीं करता? तो सीले, डिग्बी, हाल, विलोबी, ये सभी स्वीकार नहीं करते हैं। प्रश्न संख्या 46, राज्य और समुदायों में विभेद कौन नहीं करता? तो बहुलवादी विचारक नहीं करते हैं। प्रश्न संख्या 47, राज्य मानव निर्मित संयंत्र है, यह विचार अभिव्यक्त करता है, यह राज्य विषयक कौन सी अवधारणा है? ये यांत्रिक अवधारणा को अभिव्यक्त करता है। प्रश्न संख्या 48, राज्य की यांत्रिक अवधारणा को प्रथमतः उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका प्रथमतः उल्लेख जो है एपिक्यूरियस की कृतियों में मिलता है। प्रश्न संख्या 49, किसने कहा राज्य संपत्ति का सृजन नहीं किया, अपितु स्वयं उसका निर्माण संपत्ति की रक्षार्थ के लिए किया गया है? ये जॉन लॉक का कथन है, क्योंकि जॉन लॉक जो है कि संपत्ति के अधिकार की बात करते हैं, इसलिए। प्रश्न संख्या 50, कौन कहता है कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? एडम स्मिथ, जो कि आपके अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। प्रश्न संख्या 51, राज्य को सेवाधर्मी राज्य की संज्ञा किसने दी? मैकाइवर ने दी है। प्रश्न संख्या 52, राज्य समाजों का समाज है, यह किसने कहा? तो यह टी.एच. ग्रीन ने कहा है।
प्रश्न संख्या 53, सिटी ऑफ गॉड किसकी रचना है? यह सेंट ऑगस्टीन की रचना है। प्रश्न संख्या 54, मैन वर्सेस स्टेट किसकी रचना है? तो यह हर्बर्ट स्पेंसर की रचना है। प्रश्न संख्या 55, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी रचना है? यह लास्की की बुक है। प्रश्न संख्या 56, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरियट किसकी रचना है? तो यह टी.एच. ग्रीन की रचना है। प्रश्न संख्या 57, राज्य विहीन समाज की अवधारणा किस विचारधारा से संबंधित है? यह अराजकतावाद से संबंधित है। प्रश्न संख्या 58, एक राष्ट्र एक राज्य का सिद्धांत कब स्वीकृत किया गया? यह प्राचीन युग में स्वीकृत किया गया है। प्रश्न संख्या 59, राज्य और सरकार में अंतर न मानना हॉब्स की सबसे बड़ी भूल है। यह कथन किसका है? यह विलोबी का कथन है। प्रश्न संख्या 60, राज्य और सरकार में प्रथमतः भेद 18वीं सदी में किया गया किसके द्वारा? तो यह जॉन लॉक के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 61, मैं राज्य हूँ मैं शासक हूँ, यह कथन किसका है? तो यह फ्रांस के शासक लुई 14वें का है। प्रश्न संख्या 62, व्यक्तिगत राजनीतिक है, यह नारा किसने दिया? तो ये नारीवादियों के द्वारा दिया गया है, पर्सनल इज पॉलिटिकल। प्रश्न संख्या 63, राज्य के उद्देश्य विषयक सर्वोदय सिद्धांत किससे संबंधित है? यह महात्मा गांधी जी से संबंधित है। प्रश्न संख्या 64, सब कुछ राज्य के भीतर होना है, ना कुछ राज्य के बाहर है और ना कोई राज्य विरुद्ध है, यह कथन किसका है? ये मुसोलिनी का कथन है। प्रश्न संख्या 65, मनुष्य के नैतिक विकास हेतु राज्य अनिवार्य है, यह विचार है, ये आदर्शवादियों का विचार है। प्रश्न संख्या 66, पुलिस राज्य की परिकल्पना किससे संबंधित है? तो यह व्यक्तिवादियों से संबंधित है। प्रश्न संख्या 67, निगम राज्य की अवधारणा किसकी है? यह फांसीवाद की है। प्रश्न संख्या 68, राज्य एक नैतिक संस्था है, यह विचार संबंधित है, यह आदर्शवादियों से संबंधित है। प्रश्न संख्या 69, राज्य एक कृत्रिम संस्था है, यह विचार संबंधित है, तो यह सामाजिक समझौतावादियों से संबंधित है। प्रश्न संख्या 70, राज्य शोषण का यंत्र है, यह विचार किसने दिया? तो मार्क्सवाद से यह विचार लिया गया है। प्रश्न संख्या 71, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह विचार संबंधित है, व्यक्तिवादियों से संबंधित है। प्रश्न संख्या 72, राज्य एक अनावश्यक बुराई है, यह विचार संबंधित है, तो यह अराजकतावादियों से संबंधित है। प्रश्न संख्या 73, द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट किसकी रचना है? यह फाइनर की रचना है। प्रश्न संख्या 74, राज्य शब्द मात्र शासकों को निर्दिष्ट करता है, यह मत किसका है? तो ये डुगवी का मत है। प्रश्न संख्या 75, राज्य की आज्ञा सबको मान्य सर्वथा मान्य होगी, यह कथन किसका है? ये लास्की का कथन है। प्रश्न संख्या 76, अरस्तु किस तरह के राज्य का समर्थन करता है? तो अरस्तु जो है मध्यम राज्य का समर्थन करता है, जिसकी ना जनसंख्या बहुत अधिक हो और ना ही बहुत कम। प्रश्न संख्या 77, बृहद राज्य की अपेक्षा छोटा राज्य आनुपातिक रूप से बलवान होता है, यह वक्तव्य है, तो थॉमस हॉब्स का ये कोटेशन है। प्रश्न संख्या 78, छोटे राज्य की उपयोगिता की वकालत किसने की? डी टाकविले ने की है। प्रश्न संख्या 79, राज्य के आकार व उसमें अपनाई गई शासन प्रणाली के बीच अनिवार्य संबंध है, ऐसा मत है, ये मॉन्टेस्क्यू का मत है। प्रश्न संख्या 80, विश्व में ऐसे उदाहरण हैं ही नहीं जहां बड़े राष्ट्र चिरकाल तक जनतंत्रीय सरकार के रूप में स्थिर रहे हों, यह कथन किसका है? ये डी टाकविले का कथन है। प्रश्न संख्या 81, राज्य शक्ति है और राज्य के लिए लघु आकार का होना पाप है, यह मत किसका है? तो ये ट्रिट्स्के का मत है। प्रश्न संख्या 82, कौन बड़े राज्य का समर्थक है? लॉर्ड एटनबरो यहाँ पर सही है। प्रश्न संख्या 83, किसी राज्य का लोक समाज में शासन का लगभग एक राजनीतिक यंत्र कहकर संबोधित किया गया है, ये कोल को किया गया है। प्रश्न संख्या 84, राज्य का आधार पट्टा है, यह कथन किसका है?
तो ये कथन जो है कि कपूर का है। प्रश्न संख्या 85, राज्य का सार क्या है? तो इसका सार सरकार है। प्रश्न संख्या 86, दी फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट के लेखक कौन हैं? तो बर्नार्ड बोसाके इसके राइटर हैं। प्रश्न संख्या 87, जब तक राजा दार्शनिक नहीं बन जाते तथा दार्शनिक राजा नहीं बन जाते तब तक संसार से बुराई दूर नहीं होगी, यह किसका कथन है? तो ये प्लेटो का कथन है। प्रश्न संख्या 88, राज्य का लोप हो जाएगा, यह किसका कथन है? ये कार्ल मार्क्स का कथन है। प्रश्न संख्या 89, सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह किसका कथन है? ये थॉमस हॉब्स का कथन है। प्रश्न संख्या 80, किसने राज्य को रात्रि प्रहरी राज्य कहा है? रॉबर्ट नाजिक ने कहा है। प्रश्न संख्या 81, व्यावहारिक प्रशासन की दृष्टि से राज्य ही सरकार है, ऐसा मत व्यक्त किया गया है, यह लास्की के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 82, किसने राज्य एवं राष्ट्र में पर्याप्त भेद को स्वीकार किया है? तो पोलिबियस ने किया है। प्रश्न संख्या 83, नेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? यह नेशियो से हुई है। प्रश्न संख्या 84, नेशियो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पैदा होना होता है। प्रश्न संख्या 85, एक राष्ट्र सांस्कृतिक समानता का समूह है जो अपने मानसिक जीवन व अभिव्यक्ति की एकता के विषय में पूर्ण चेतन व दृढ़ निश्चयी है, यह कथन किसका है? तो ये डॉक्टर गार्नर महोदय का कथन है। प्रश्न संख्या 86, कोई राष्ट्रीयता, एकता व राजसत्ता पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने पर एक राष्ट्र बन जाती है, यह कथन किसका है? यह विलोबी का कथन है। प्रश्न संख्या 87, कुशासन राष्ट्रीयता का जन्मदाता है, यह किसका कथन है? गिलक्राइस्ट का कथन है। प्रश्न संख्या 88, यह कथन किसका है कि राज्य एक पौधे या पशु की तरह अपनी उत्पत्ति अथवा पुनर्रचना नहीं करता है? तो ये जेलिनेक का कथन है। प्रश्न संख्या 89, जो व्यक्ति भावनात्मकता के स्थान पर वास्तविकता का बोध करते हैं उनके लिए राज्य ही सरकार है, यह किसका कथन है? तो ये क्रोसे का कथन है। प्रश्न संख्या, हालांकि यहाँ पर 90 होना चाहिए, 100 सीधे आ गया है, मिस टाइपिंग भी है। प्रश्न संख्या 100, आत्मनिर्भरता ही राज्य है, यह कथन किसका है? यह मार्सिलियो पेडुआ का कथन है। प्रश्न संख्या 101, राज्य जनता की आस्था व भावना है, यह कथन किसका है? तो यह मुसोलिनी का कथन है। प्रश्न संख्या 102, राज्य लघुत्तम और महत्तम क्रिया का सिद्धांत है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हिटलर है। प्रश्न संख्या 103, राज्य दमन की विशेष व्यवस्था है, यह कथन किसका है? यह कथन लेनिन का है। प्रश्न संख्या 104, किसके अनुसार राज्य का निर्माण सदैव प्राकृतिक विधियों के आधार पर होता है? निकोलस इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 105, शुद्ध राज्य एक ऐसी संस्था है जो ईश्वर और जनप्रिय होती है, यह कथन किसका है? तो लूथर का ये कथन है। प्रश्न संख्या 106, अन्य संवासों की तरह राज्य भी विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति की चेष्टा करता है, यह कथन किसका है? तो यह फाइनर महोदय का कथन है। प्रश्न संख्या 107, राज्य की इच्छा का प्रतिरोध करने वाले का समाज में अस्तित्व ही नहीं रह सकता, यह विचारधारा किसकी है? तो यह रूसो की विचारधारा है। प्रश्न संख्या 108, राज्य की इच्छा अनुत्तरदायी हो सकती है, नहीं हो सकती है, यह मत किसका है? तो यह लास्की का मत है। प्रश्न संख्या 109, यह किसने कहा है कि राज्य स्वयं में सर्वोच्च समाज है? यह बर्नार्ड बोसाके ने कहा है। प्रश्न संख्या 110, राज्य की प्रकृति विषय कितनी अवधारणाएं प्रचलित हैं? तो 4 अवधारणाएं प्रचलित हैं। प्रश्न संख्या 111, राज्य नैतिकता का श्रेष्ठता व रक्षक है, यह मान्यता है हीगल की मान्यता है। प्रश्न संख्या 112, जलवायु के प्रकार तथा सरकार के प्रकार में घनिष्ठ संबंध है, यह किसका कथन है? तो रूसो यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 113,
हालांकि ये जलवायु के प्रकार की बात जो है कि मॉन्टेस्क्यू भी करता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 113, विश्व राज्य और विश्व सरकार की कल्पना करने वाले विचारक का नाम, वो पुस्तक है, तो इनका नाम जो है यूनियन नाउ, पुस्तक क्लेरेन ए स्टीट। प्रश्न संख्या 114, पर्वतीय प्रदेशों तथा शीत जलवायु में दास्तां तथा निरंकुश राजतंत्र को प्रोत्साहन मिलता है। देखिए ये मॉन्टेस्क्यू का ही कथन है, उत्तर इसका मॉन्टेस्क्यू होगा। प्रश्न संख्या 115, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन किसकी रचना है? यह बर्कले महोदय की रचना है। प्रश्न संख्या 116, पॉलिटिकल साइंस किसकी प्रसिद्ध कृति है? यह R.G. गेटेल की कृति है। प्रश्न संख्या 117, यह किसका कथन है कि राज्य वह इकाई है जिसके पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार होता है? यह मैक्स वेबर का कथन है। प्रश्न संख्या 118, राज्य किस निश्चित प्रदेश में कानून के लिए संगठित लोग हैं? ये किसी निश्चित प्रदेश में होगा। यह कथन किसका है? तो यह विल्सन का कथन है, विटसन नहीं है। ये राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन जो पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, उनका कथन है। प्रश्न संख्या 119, यह किसका कथन है कि समाज में मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण करने वाली अंतःक्रियाओं के समूह को राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं? यह डेविड ईस्टन का कथन है। प्रश्न संख्या 120, कौन से विचारक राज्य की जनसंख्या को आवश्यक मानते हैं? तो गार्नर, ब्लंट्सली, प्लेटो, अरस्तू और रूसो मानते हैं। प्रश्न संख्या 121, कौन प्रथम लेखक था जिसने सन 1817 में ईस्वी में राज्य के लिए निश्चित भूभाग का होना आवश्यक माना था? इसका सही उत्तर क्लेबर होगा। प्रश्न संख्या 122, किस विचारक ने अपने चिंतन में राज्य और समाज में विभेद नहीं किया है? तो हीगल इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 123, मनु ने अपने ग्रंथ में राज्य संचालन के नियमों की संहिता को किस संज्ञा में व्यक्त किया है? तो यह राजधर्म के रूप में व्यक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 124, किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? यह आशीर्वादम ने कहा है। प्रश्न संख्या 125, राजनीतिक चेतना का अर्थ है तो राज्य के प्रति प्रेम, इसको हम कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 126, प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु होता है, यह कथन किसका है? यह डनिंग महोदय का कथन है। प्रश्न संख्या 127, राज्य एक ऐसा समुदाय है जिसमें मनुष्य की प्रतिभाओं को निखरने का सर्वोत्तम मार्ग मिलता है, यह कथन किसका है? तो यह प्लेटो का कथन है। प्रश्न संख्या 128, राज्य एक ऐसा संगठन है जो मनोविज्ञान के नियमानुसार अपनी इच्छा व्यक्त करता है, यह कथन किसका है? तो यह वालास का कथन है। प्रश्न संख्या 129, राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधारों तथा शासन सिद्धांतों पर विचार किया जाता है, यह पॉल जेनेट का कथन है। प्रश्न संख्या 130, राज्य बिना कुछ नहीं, राज्य के प्रतिकूल कुछ नहीं, यह किसका कथन है? तो मुसोलिनी का ये मानना था। प्रश्न संख्या 131, यह किसका विचार है कि राज्य शक्ति है और हमारा कर्तव्य है कि नतमस्तक होकर उसकी पूजा करें, यह ट्रिट्स्के का मानना था। अब हम राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों पर आते हैं, जो कि आपका इसी यूनिट में एक टॉपिक है। इसमें आप देखेंगे प्रश्न संख्या 1 है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो सबसे प्राचीन जो सिद्धांत है वह दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है। प्रश्न संख्या 2, दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? तो जेम्स प्रथम ने सर्वप्रथम इसका प्रतिपादन किया था। प्रश्न संख्या 3, हालांकि इस जेम्स प्रथम के अतिरिक्त भी अन्य लोग हैं जो दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत का समर्थन करते हैं, जिनमें प्लूटार्क है और कई लोग हैं। प्रश्न संख्या 3, मनुष्यों में मैं राजा हूँ, यह किसका कथन है? तो यह श्री कृष्ण जी का कथन है। प्रश्न संख्या 4, किस धर्म के प्रसार से दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत का पुनः स्थापित हुआ? तो ईसाई धर्म के प्रसार से स्थापित होता है। प्रश्न संख्या 5, दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के समर्थक हैं, तो देखिए यहाँ पर रॉबर्ट फिल्मर है, सेंट एम्ब्रोज है, सेंट ऑगस्टीन है, ये सभी दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत का समर्थन करते हैं। प्रश्न संख्या 6, राजा लोग पृथ्वी पर परमात्मा की श्वास लेती मूर्तियाँ हैं, दैवीय सिद्धांत के संबंध में यह कथन किसका है? तो ये जेम्स प्रथम का कथन है।
प्रश्न संख्या 7, किस बात पर दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत बल देता है? यह राजा के दैवीय अधिकारों पर बल देता है। प्रश्न संख्या 8, राज्य की उत्पत्ति किस सिद्धांत का स्रोत ईश्वर माना गया है? दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत का स्रोत जो है कि ईश्वर को माना गया है। प्रश्न संख्या 9, यह किसका कथन है कि सब शक्तियां ईश्वर की ही शक्तियां हैं? तो ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है, इसीलिए इसको छोड़ देते हैं। प्रश्न संख्या 10, यह किसने कहा है कि राजा को प्रजा पर शासन करने का असीमित अधिकार है? यह सेंट पॉल ने कहा है। प्रश्न संख्या 11, मानव इतिहास में दीर्घ काल तक राज्य ईश्वरकृत अथवा दैवीय समझा जाता था और सरकार का स्वरूप धार्मिक था। यह किसका कथन है? तो यह गेटिल महोदय का कथन है। प्रश्न संख्या 12, दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के प्रतिपादन से संबद्ध रचना पेट्रियार्क किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह रॉबर्ट फिल्मर के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न संख्या 13, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत के अनुसार शासक अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है? तो शासक ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है अपने कार्यों के लिए। प्रश्न संख्या 14, किसने कहा है कि एक राजा अति विकट रूप में पापी या दुराचारी नहीं हो सकता? यदि राजा बुरा है तो भगवान जनता को दंड दे रहा है उसके पापों के लिए तथा जनता उसके विरुद्ध विद्रोह ना करे, अर्थात जो बोझा उसके ऊपर भगवान ने रखा है उसे हटाना गैर कानूनी है। ये किसका कथन है? तो जेम्स प्रथम इस बात को कहता है। प्रश्न संख्या 15, राज्य की आज्ञा का पालन करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। यह कथन किसका है? तो काल्विन, जिग्वेली और लूथर का है। प्रश्न संख्या 16, राज्य और ईश्वर में इतनी समानता है कि यह कहना उचित है कि राजा ईश्वर है। यह किसने कहा? जेम्स प्रथम ने कहा था अपने शासन का समर्थन करने के लिए। प्रश्न संख्या 17, दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य का निर्माण हुआ है? तो यह ईश्वर के द्वारा हुआ है। प्रश्न संख्या 18, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित करता है? तो यह शासक के विरुद्ध विद्रोह न करने के अधिकार का प्रतिपादन करता है। प्रश्न संख्या 19, किस शासक ने दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत से प्रेरणा लेते हुए यह घोषित किया कि मैं राज्य हूँ? तो यह फ्रांसीसी शासक लुई 14वें ने किया था। प्रश्न संख्या 20, दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत क्या है? यह एक काल्पनिक सिद्धांत है। प्रश्न संख्या 21, राजतंत्र स्वाभाविक है। जिस प्रकार कुटुंब का मुखिया पिता है उसी प्रकार राज्य का मुखिया राजा है। यह कथन किसका है? तो यह कथन रॉबर्ट फिल्मर का है। प्रश्न संख्या 22, यह धारणा कि परमात्मा इस या उस मनुष्य को राजा बनाता है अनुभव साधारण ज्ञान के विपरीत है। यह कथन किसका है? तो यह गिलक्राइस्ट महोदय का कथन है। प्रश्न संख्या 23, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत केवल आस्था के आधार पर ही सिद्ध किया जा सकता है, तर्क के आधार पर नहीं। यह कथन किसका है? तो यह डॉक्टर गार्नर का कथन है। प्रश्न संख्या 24, आधुनिक राष्ट्रपति के लिए जो जनता द्वारा चुना जाता है इस दावे की स्थापना करना कठिन हो जाता है कि उसे अपने अधिकार दैवीय सत्ता से मिले हैं। यह कथन किसका है? तो गिलक्राइस्ट महोदय का ये कथन है। प्रश्न संख्या 25, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत किस सदी में सर्वाधिक प्रबल था? यह 16वीं व 17वीं सदी में था। प्रश्न संख्या 26, किसने दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत की घोर निंदा की? तो रिचर्ड हुकर ने की थी। प्रश्न संख्या 27, यह किसका कथन है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? यह हीगल का कथन है। प्रश्न संख्या 28, यह किसका कथन है कि मानव इतिहास के एक दीर्घ काल तक राज्य ईश्वरीकृत या दैवीय समझा जाता था और सरकार का स्वरूप धार्मिक था? यह गेटिल का मानना है। प्रश्न संख्या 29, यह कथन किसका है कि राज्य ईश्वर की कृति है और पृथ्वी पर दैवीय सरकार का सीधा प्रशासन है? यह ब्लंट्सली का कथन है। प्रश्न संख्या 30, राजा व ईश्वर में इतनी समानता है कि यह कहना उचित ही है कि राजा ईश्वर है। यह किसका मानना है? तो जेम्स प्रथम यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 31, राजतंत्र सर्वोत्तम प्रकार का राजनीतिक संगठन है। राजा का राज्य में वही स्थान है जो पिता का कुटुंब में। राजा ईश्वर का प्रतिबिंब है। यह किसने कहा? तो ये बूसे महोदय का कथन है। प्रश्न संख्या 32, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत
का मुख्य शत्रु अनुबंध का सिद्धांत है। यह कथन किसका है? तो ये गिलक्राइस्ट महोदय का कथन है। प्रश्न संख्या 33, सर्वप्रथम रक्त संबंधों के आधार पर छोटे छोटे परिवारों का निर्माण हुआ। यह मत राज्योत्पत्ति विषयक पितृसत्तात्मक सिद्धांत से संबंधित है। प्रश्न संख्या 34, पितृसत्तात्मक सिद्धांत के उत्थान की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? तो परिवार, वंश, कबीला और राज्य। प्रश्न संख्या 35, सर हेनरी मैन ने पितृसत्तात्मक सिद्धांत का समर्थन किस पुस्तक में किया है? तो यह एनिशिएंट लॉ एवं अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन में किया गया है। प्रश्न संख्या 36, कौन पितृसत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक हैं? तो इसके समर्थक अरस्तु, सर हेनरी मैन और ड्यूवी हैं। प्रश्न संख्या 37, कौन मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक हैं? यह डी मार्गन, मैक्लेनान और बोशोफेन है। प्रश्न संख्या 38, राज्य की उत्पत्ति विषयक सर्वाधिक विवादित सिद्धांत कौन सा है? तो सबसे विवादित जो है सामाजिक समझौता सिद्धांत रहा है। प्रश्न संख्या 39, राज्य के विकास के सही क्रम बताइए। तो कबायली राज्य, फिर प्राच्य राज्य, यूनानी नगर राज्य, वैदिक काल के गणराज्य, फिर रोमन साम्राज्य, सामंती राज्य, उपनिवेशवादी राज्य और फिर राष्ट्र राज्य। प्रश्न संख्या 40, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के विकास का क्रमिक चरण है। तो इसमें कबीला, बहुविवाह, कुल, गोत्र, गृहस्थी, परिवार, राज्य है। प्रश्न संख्या 41, जेम्स प्रथम ने कब और कहा था कि राजा तथा ईश्वर में इतनी साम्यता है कि यह कहना उचित है कि राजा ईश्वर है? यह 28 मार्च सन 1608 में ब्रिटिश संसद में कहा गया था। प्रश्न संख्या 42, जब अराजकता लोगों के लिए असहनीय हो गई तो उन्होंने ईश्वर की शरण ली और ईश्वर ने मनु को राजा नियुक्त किया। यह वाक्य किसमें कहा गया है? यह महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है। प्रश्न संख्या 43, राजकीय शक्ति का निकटस्थ स्रोत ईश्वर है। यह वाक्य किसमें कहा गया है? तो यह यहूदी प्राचीन ग्रंथ में कहा गया है। प्रश्न संख्या 44, यह कथन किसमें है कि उच्च शक्तियों के अधीन प्रत्येक मानव आत्मा को होने दो क्योंकि सिवाय खुदा की कोई शक्ति नहीं है? यह बाइबल में कहा गया है। प्रश्न संख्या 45, हालांकि वहाँ हिंदी में खुदा शब्द का प्रयोग किया गया तो वो तो बाइबल से कहाँ ही संबंधित होगा, वहाँ ईश्वर आप ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 45, यह कथन किसका है कि प्रत्येक प्राणी दैवीय शक्तियों के अधीन है? जो शक्तियाँ हम पृथ्वी पर देखते हैं वे ईश्वर द्वारा ही स्थापित की गई हैं। यह सेंट पॉल का कथन है। प्रश्न संख्या 46, यह किसने कहा कि संसार में शासन, विधान व व्यवस्था संबंधी सर्वसत्ता ईश्वर द्वारा उत्पन्न तथा स्थापित हुई है? शासक एक संस्था है जिसकी स्थापना ईश्वर ने मानव के पतन के कारण किया है। यह ओल्ड टेस्टामेंट से है। प्रश्न संख्या 47, थॉमस हॉब्स कहाँ का विचारक था? तो थॉमस हॉब्स जो है ब्रिटेन का विचारक था, हॉब्स और लॉक दोनों ही। प्रश्न संख्या 48, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ है? तो विकासवादी सिद्धांत या ऐतिहासिक सिद्धांत है। प्रश्न संख्या 49, कबायली राज्य का अर्थ है एक ऐसा राजनीतिक संगठन जो राज्य की उत्पत्ति के पूर्व अस्तित्व में था। प्रश्न संख्या 50, यह किसका कथन है कि रक्त संबंध ने समाज को जन्म दिया और कालांतर में समाज ने राज्य को? यह मैकाइवर का कथन है। प्रश्न संख्या 51, किसने कहा कि कुटुंब का विराट रूप ही राज्य है? यह प्लेटो का कथन है। प्रश्न संख्या 52, राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं। यह कथन किसका है? तो यह डॉक्टर गार्नर का कथन है। प्रश्न संख्या 53, राज्य के विकास की सहायता करने वाले 4 तत्व हैं। तो रक्त संबंध, धर्म, शक्ति और राजनीतिक चेतना है। प्रश्न संख्या 54, राज्य की उत्पत्ति की ऐतिहासिक सिद्धांत की मान्यता है कि राज्य का विकास हुआ है। प्रश्न संख्या 55, राज्य की उत्पत्ति का मात्र सत्तात्मक सिद्धांत की मान्यता किस विचारक ने दी? तो यह एडवर्ड जैक्सन ने दी है। प्रश्न संख्या 56, धर्म सत्ता विरोधी प्रचारक के रूप में जाना जाता है। तो मैकलियट को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 57, कौन सा विचारक धर्म सत्ता का समर्थक है?
फ्रेजर इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 58, प्रारंभिक प्रादेशिक राज्य कौन था? तो प्राच्य साम्राज्य। प्रश्न संख्या 59, पितृ प्रधान व्यवस्था की आलोचना करने वाला विचारक है? तो मैक्लेनान एवं जैक्स है। प्रश्न संख्या 60, राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का सहायक कारक है? यह विकासवादी सिद्धांत यहाँ पर सही है। प्रश्न संख्या 61, धर्म समाज रक्त का प्रतीक, उसकी एकता, पवित्रता और दायित्व की अभिव्यक्ति था, यह कथन है? तो यह विल्सन महोदय का कथन है। प्रश्न संख्या 62, कुटुंब संगठन के सभी मनुष्य एक ही देवता की पूजा करते थे, एक ही धर्म को मानते थे और मिलजुल कर कार्य करते थे, उस समय धर्म ही कानून होता था, यह कथन किसका है? तो एडवर्ड जैक्स का ये कथन है। प्रश्न संख्या 63, किसने कहा कि आदिम अवस्था में ही मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सहयोग द्वारा करता आया है? तो यह मार्गेन का कथन है। प्रश्न संख्या 64, मार्क्सवादी विचारक समर्थक हैं, राज्य की समाप्ति के वे समर्थक हैं। प्रश्न संख्या 65, राज्य की उत्पत्ति विषयक मार्क्सवादी सिद्धांत की केंद्रीय अवधारणा है? तो यह वर्ग संघर्ष की अवधारणा है। प्रश्न संख्या 66, राज्य उत्पत्ति विषयक मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य है, तो राज्य को वे सभी एक मानव निर्मित संस्था मानते हैं। प्रश्न संख्या 67, मार्क्सवादी अवधारणा की विवेचना से संबंध कृति द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट किसकी रचना है? तो यह एंजल्स की रचना है, जो कि मार्क्स के दोस्त थे। प्रश्न संख्या 68, एक विरोधकारी वर्ग समाज में राज्य एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर शासन बनाए रखने का राजनीतिक संयंत्र है, राज्य उत्पत्ति विषयक यह विचार किस मार्क्सवादी विचारक से संबद्ध है? तो यह लेनिन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 69, मार्क्सवादी राज्य के संबंध में किस तरह का विचार रखते हैं? तो यह राज्य का अंत हो जाएगा का विचार रखते हैं। प्रश्न संख्या 70, कौन राज्य को वर्ग संघर्ष का परिणाम नहीं मानता है? तो हीगल इसको वर्ग संघर्ष का परिणाम नहीं मानता। प्रश्न संख्या 71, मार्क्सवादियों का लक्ष्य है? तो एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना इनका लक्ष्य होता है। प्रश्न संख्या 72, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक है, तो अस्थायी संस्था वे मानते हैं। प्रश्न संख्या 73, मार्क्सवाद के अनुसार व्यक्तिगत संपत्ति वर्ग संघर्ष का आधार है, बताइए व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा कब अस्तित्व में आई? तो यह जब कृषि ज्ञान हुआ तब से निजी संपत्ति की अवधारणा अस्तित्व में आती है। प्रश्न संख्या 74, पूंजीपति वर्ग द्वारा संचालित राज्य को क्या कहा जाता है? तो इसे बुजुर्गा राज्य कहते हैं। प्रश्न संख्या 75, मार्क्स के मत में आदिम साम्यवाद का रूप क्या था? तो यह वर्ग विहीन था। प्रश्न संख्या 76, वर्तमान समाज का अब तक का संपूर्ण इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन किसका है? यह कार्ल मार्क्स का कथन है। प्रश्न संख्या 77, राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो यह कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। प्रश्न संख्या 78, ग्रामसी कहाँ का निवासी था? तो ग्रामसी जो है इटली का निवासी था। प्रश्न संख्या 79, लेनिन कहाँ का निवासी था? तो वह रूस का निवासी था। प्रश्न संख्या 80, द रूलिंग क्लास नामक कृति किसने लिखी है? तो यह गिटानो मोस्का ने लिखी है। प्रश्न संख्या 81, शांति और प्रभुसत्ता को एक ही मानने वाला वैज्ञानिक दर्शन है? तो यह मार्क्सवाद है। प्रश्न संख्या 82, मार्क्स की राज्य विषयक अवधारणा को स्पष्ट करने वाली कृति कौन सी है? तो यह साम्यवादी घोषणा पत्र है, जो कि 1848 में प्रकाशित होती है। प्रश्न संख्या 83, संपूर्ण साम्यवादी जगत में ऐतिहासिक रूप से विख्यात मार्क्स के अनन्य घनिष्ठतम मित्र थे, तो एंजल्स उसका सबसे परम मित्र था। प्रश्न संख्या 84, राज्य उत्पत्ति की मार्क्सवादी अवधारणा है, यह एकांगी, काल्पनिक और सर्वाधिकारवादी है। प्रश्न संख्या 85, राज्य का सदा से अस्तित्व नहीं रहा है, इतिहास में ऐसे भी समाज रहे हैं जिनमें राज्य तथा सत्ता नहीं थी, यह कथन किसका है? तो यह एंजल्स महोदय का कथन है। प्रश्न संख्या 86, कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? वह पश्चिमी जर्मनी का निवासी था। प्रश्न संख्या 87, पूंजीवादी राज्य एक आर्थिक वर्ग का वर्गहित करता है, पूरे समाज का नहीं, यह कथन किसका है?
ग्रामसी का। प्रश्न संख्या 88, राज्य की अस्तित्व सदा नहीं रहा, इसका उदय वर्ग विरोधों पर अंकुश रखने की आवश्यकता के कारण हुआ, यह कथन किसका है? तो यह भंडारी का कथन है। प्रश्न संख्या 89, शासक वर्ग के विचार ही हर युग में शासन करते हैं, यह कथन किसका है? यह कार्ल मार्क्स का कथन है। प्रश्न संख्या 90, पूंजीवाद राज्य के विरुद्ध मजदूर शोषित वर्ग संगठित होकर क्रांति लाएंगे और सत्ता को हथिया लेंगे, यह विचार किसका है? तो यह लेनिन का विचार है। प्रश्न संख्या 81, कौन सा विचारक राज्य को वर्ग शासन का परिणाम तथा उपकरण मानता है? तो कार्ल मार्क्स इसको मानता है। प्रश्न संख्या 82, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी का लेखक कौन है? इसके लेखक कार्ल मार्क्स हैं। प्रश्न संख्या 83, राज्य का विलुप्त होने की अवधारणा संबंधित है, तो यह मार्क्सवाद से संबंधित है। प्रश्न संख्या 84, राज्य दरिद्रों के शोषण के लिए धनवानों का षड्यंत्र है, यह मत किसका है? तो यह मार्क्सवादियों का मत है। प्रश्न संख्या 85, ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट किसकी रचना है? तो यह एंजल्स की रचना है। प्रश्न संख्या 86, दास कैपिटल किसकी रचना है? यह कार्ल मार्क्स की रचना है। प्रश्न संख्या 87, द मॉडर्न प्रिंस किसकी रचना है? यह ग्रामसी की रचना है। प्रश्न संख्या 88, एंटी ड्यूरिंग किसकी रचना है? यह एंजल्स की रचना है। प्रश्न संख्या 89, द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन किसकी रचना है? यह लेनिन की पुस्तक है। प्रश्न संख्या 100, मैं मौलिक अनुबंध को अभिवादन के साथ छोड़ता हूँ, ऐसा कहकर किसने अनुबंध सिद्धांत की आलोचना की? तो जेरेमी बेंथम ने की थी। इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों को भी अस्वीकार किया था। प्रश्न संख्या 101, रिचर्ड हुकर ने संविदा सिद्धांत को किस सदी में मान्यता दी? तो इन्होंने जो है कि संविदा सिद्धांत को 16वीं सदी में मान्यता दी थी। प्रश्न संख्या 102, अनुबंधवादी विचारक कौन था? तो मिल्टन यहाँ पर सही है। हालांकि अनुबंधवादी मतलब कि सामाजिक समझौता सिद्धांत, तो इसमें आपके हाब्स, लॉक और रूसो का नाम भी आ जाएगा। प्रश्न संख्या 103, सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित ग्रोशस की पुस्तक का नाम है? यह ऑन द लॉ ऑफ वार एंड पीस है। प्रश्न संख्या 104, मनुष्य जगत में सहयोग एवं सहकारिता की भावना प्रमुख है और पशु शक्ति का स्थान गौण है, यह किसका कथन है? तो यह कथन हेक्सले महोदय का है। प्रश्न संख्या 105, सामाजिक समझौते के अनुसार आदिम अवस्था किस प्रकार की थी? यह असामाजिक थी। प्रश्न संख्या 106, राजा को उसके अधिकार एक समझौते द्वारा मिले हैं, यह कथन किससे संबंधित है? यह चाणक्य से संबंधित है। प्रश्न संख्या 107, हॉब्स कहाँ का विचारक था? वह ब्रिटेन का विचारक था। प्रश्न संख्या 108, मैं और भय दोनों जुड़वा हैं, यह किसका मानना था? यह हॉब्स का कथन है। प्रश्न संख्या 109, एलिमेंट्स ऑफ लॉ किसकी कृति है? यह थॉमस हॉब्स की कृति है। प्रश्न संख्या 110, राज्य एक प्राकृतिक व स्वाभाविक संस्था है, यह कथन किसका है? तो यह कथन अरस्तु महोदय का है। प्रश्न संख्या 11, किस सिद्धांत की प्रतिक्रिया स्वरूप सामाजिक संविदा सिद्धांत का जन्म हुआ? तो राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत की प्रतिक्रिया स्वरूप होता है या विरोध स्वरूप होता है। प्रश्न संख्या 112, मनुष्य की आदिम अवस्था अशांतिमय तथा संघर्षपूर्ण थी, इसलिए उन्होंने समझौते द्वारा राज्य संस्था की स्थापना की, यह कथन किसका है? तो यह रिचर्ड हुकर का कथन है। प्रश्न संख्या 113, सामाजिक समझौता सिद्धांत के तहत किसने यह विचार दिया कि प्राकृतिक अवस्था निम्नतर युद्ध की अवस्था थी? यह थॉमस हॉब्स का विचार है। प्रश्न संख्या 114, थॉमस हॉब्स ने मानव स्वभाव का प्रधान तत्व क्या बताया है? तो स्वार्थ को बताया है। प्रश्न संख्या 115, सामाजिक समझौता सिद्धांत के त्रिमुखी विचारक कौन हैं? तो यह त्रिमूर्ति विचारक जो हॉब्स, लॉक और रूसो हैं। प्रश्न संख्या 116, सामाजिक समझौता सिद्धांत किस पर आधारित है? यह व्यक्तिवाद पर आधारित है। प्रश्न संख्या 117, एक विचारशील व्यक्ति नीति भ्रष्ट प्राणी है, यह किसने कहा? तो यह रूसो ने कहा है। वो कहता विवेकशील व्यक्ति जो है पतित पशु है। प्रश्न संख्या 118, किस विचारक ने सबसे पहले समझौतावादी सिद्धांत की व्याख्या की? तो रिचर्ड हुकर ने की थी। प्रश्न संख्या 119, संविदा सिद्धांत किस पर अवलंबित है? यह व्यक्तिवाद पर अवलंबित है। प्रश्न संख्या 120,
मनुष्य में प्रतिस्पर्धा, अविश्वास व भय 3 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। उक्त विचार किसका है? यह थॉमस हॉब्स का विचार है। प्रश्न संख्या 121, संविदा सिद्धांत किस प्रकार का सिद्धांत है? तो यह उदारवादी सिद्धांत है। प्रश्न संख्या 122, थॉमस हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक नियमों की संख्या कितनी थी? तो उन्होंने 19 प्राकृतिक नियम बताए थे, जिनमें से 3 को वह महत्वपूर्ण मानता है। प्रश्न संख्या 123, राज्य की उत्पत्ति का यांत्रिक सिद्धांत किसे कहते हैं? तो सामाजिक संविदा सिद्धांत को ही यंत्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 124, थॉमस हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में किस प्रकार का न्याय व्याप्त था? तो मत्स्य न्याय यहाँ पर सही होगा, अर्थात बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती है या बलवान जो है दुर्बलों को प्रताड़ित करते हैं। प्रश्न संख्या 125, थॉमस हॉब्स का संप्रभुता सिद्धांत में किस अंश तक सहभागी है? तो वह भाग नहीं लेता है। प्रश्न संख्या 126, थॉमस हॉब्स के मतानुसार संविदा द्वारा स्थापना होती है, तो समाज, राज्य व शासन की स्थापना होती है। प्रश्न संख्या 127, थॉमस हॉब्स किस तंत्र का समर्थक था? वह राजतंत्र का समर्थक था। प्रश्न संख्या 128, प्रकृति की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? तो जीन जैक्स रूसो ने यह नारा दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 129, लेवियाथन केवल अतिमानवीय आकार का पुलिसमैन है जो अपने हाथ में दंड लिए है। उसका राज्य अनिवार्य बुराई है, दबाव का यंत्र है, स्वतंत्र विकासोन्मुख सभ्यता की प्राप्ति का अपरिहार्य साधन नहीं है। यह कथन किससे संबंधित है? तो यह गूच से संबंधित है। प्रश्न संख्या 130, किस विचारक को लोकतंत्र एवं तानाशाही का दार्शनिक जनक माना जाता है? तो जीन जैक्स रूसो यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 131, सीमित सरकार का प्रथम आधुनिक विचारक कौन है? तो लाक सीमित सरकार की बात करता है। सही उत्तर यहाँ पर जॉन लाक होगा। प्रश्न संख्या 132, जॉन लाक किस क्रांति का मसीहा कहलाता है? तो यह 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति का मसीहा कहलाता है। प्रश्न संख्या 133, जॉन लाक ने प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वभाव को कैसा माना है? तो शांति व सद्भावनापूर्ण माना है। प्रश्न संख्या 134, जॉन लाक का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। प्रश्न संख्या 135, जीन जैक्स रूसो की समान इच्छा सिद्धांत निहितार्थ है कि समान इच्छा एक सार्वदेशिक एवं प्रागनुभूतिक इच्छा है, चाहे एक व्यक्ति की इच्छा हो जो समुदाय के समान हित का लक्ष्य रखती है। सामान्य रूप से ये कह सकते हैं कि समान इच्छा है कि जो सभी का हित चाहती हो, सभी का भला चाहती हो। प्रश्न संख्या 136, जॉन लाक किस समस्या का हल चाहता था? तो जॉन लाक जो है कि आदर्श सुव्यवस्था को न्यायसंगत बनाना चाहता था। प्रश्न संख्या 137, जॉन लाक समर्थक था? तो सीमित राजतंत्र का वह समर्थक था। प्रश्न संख्या 138, यह किसने कहा है कि लाक कुलीन तंत्र का नायक था? यह एक्टन ने कहा है। प्रश्न संख्या 139, जॉन लाक को किस विचारधारा का जनक माना जाता है? उसे उदारवादी विचारधारा का जनक माना जाता है। प्रश्न संख्या 140, जॉन लाक के मत प्राकृतिक अवस्था का मनुष्य किस तरह का कार्य करता था? तो वह व्यक्तिगत लाभपूर्ण एवं सद्गुण युक्त कार्य करता था। प्रश्न संख्या 141, जॉन लाक की संविदा में संप्रभु को कितने अधिकार सौंपे गए? तो कुल 3 अधिकारों की वो बात करता है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की। प्रश्न संख्या 142, जॉन लाक के अनुसार राज्य के जन्म का श्रेय किसे जाता है? तो एक निष्पक्ष लेख को जाता है। प्रश्न संख्या 143, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में जॉन लाक ने राजसत्ताधारी शब्द का कितनी बार प्रयोग किया? तो कहीं पर भी उन्होंने इसका प्रयोग नहीं किया है। प्रश्न संख्या 144, व्यवस्थापिका सभा राज्य का प्राण है, यह विचार किसका है? तो यह जॉन लाक का विचार है। प्रश्न संख्या 145, जीन जैक्स रूसो की प्राकृतिक अवस्था के संबंध में निम्न में से किस विद्वान ने कहा है कि ऐसी अवस्था कवि या दार्शनिक के मस्तिष्क में ही आ सकती है, वास्तविकता में नहीं? तो यह जॉन लाक ने कहा है। प्रश्न संख्या 146, किसने 2 प्रकार के समझौते की बात की है? यह जॉन लाक ने की है। प्रश्न संख्या 147, किसने कहा है कि राज्य के आधार पुजारी थे? यह बर्गेस ने कहा है।
प्रश्न संख्या 148, जीन जैक्स रूसो ने सामाजिक समझौता सिद्धांत को किस पुस्तक में दिया है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में वो देते हैं। प्रश्न संख्या 149, जॉन लॉक संप्रभु को क्या देने को तैयार है? तो वह उसे केवल सीमित सत्ता देने के लिए तैयार हो। प्रश्न संख्या 150, वह प्रथम व्यक्ति जिसने एक भूमि के टुकड़े के चतुर्दिक बाड़ा बनाया तथा कहा कि यह मेरी भूमि है, वह समाज का वास्तविक संस्थापक था। यह किसका कथन है? तो ये रूसो का कथन है। प्रश्न संख्या 151, थॉमस हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में लोग किस प्रकार के अधिकारों का प्रयोग करते थे? तो उसके अनुसार किन्हीं अधिकारों का प्रयोग नहीं करते थे। हालांकि एक अधिकार की वो बात करता है कि अपने जीवन की रक्षा करने के लिए जो भी व्यक्ति कर सकता है करने का अधिकार। प्रश्न संख्या 152, सामाजिक समझौता विचारकों में कौन दो समझौते के प्रतिरूप रखता है? तो जॉन लॉक दो समझौते की बात करता है। पहले समझौते से नागरिक समाज का निर्माण होता है, दूसरे समझौते से सरकार का। प्रश्न संख्या 53, आधुनिक काल का प्रथम उपयोगितावादी किसे मान सकते हैं? तो थॉमस हॉब्स को मान सकते हैं। हालांकि थॉमस हॉब्स उपयोगितावादी नहीं है। उपयोगितावादी जो विचारधारा वो बेंथम से आरंभ होती है। बेंथम मिल उपयोगितावादी माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 154, जॉन लॉक की संविदा के संप्रभु व्यक्ति, विधायक, समुदाय व कार्यपालिका ही मुख्यतः हैं। किस विचारक ने लॉक ऐसा आलोचना की है? तो यह सेबाय ने की है। प्रश्न संख्या 155, किस विचारक का कथन है कि लॉक की जंजीर में नियंत्रण की कड़ी प्राकृतिक विधि है? तो यह वाहन महोदय का कथन है। प्रश्न संख्या 156, जॉन लॉक के मत में निरपेक्ष शक्ति कहाँ रहेगी? तो जॉन लॉक के मत में निरपेक्ष शक्ति राजा में रहेगी। सीमित राजतंत्र की वो बात करते हैं। प्रश्न संख्या 157, राज्य का विरोध सदा बहुमत की स्वीकृति से हो, यह विचारधारा किससे संबंधित है? तो जॉन लॉक से यह संबंधित है। प्रश्न संख्या 158, जॉन लॉक का मनुष्य राज्य संचालक नहीं वरन सुसुप्त सत्ताधारी है, यह कथन किसका है? तो यह लास्की महोदय का कथन है। प्रश्न संख्या 159, जॉन लॉक ट्रस्ट शब्द का प्रयोग कितनी बार करता है? तो कई बार उसने ट्रस्ट शब्द का प्रयोग किया हुआ है। प्रश्न संख्या 160, मात्र वैध संप्रभुता को कौन मान्यता देता है? तो थॉमस हॉब्स मान्यता देते हैं। प्रश्न संख्या 161, कौन वैध संप्रभुता को मान्यता दिए बिना राजनीतिक संप्रभु को मान्यता देता है? जीन बोधा यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 162, श्रम मिश्रण से संपत्ति व्यक्तिगत होती है, यह किसका विचार है? तो ये जॉन लॉक का विचार है। वो संपत्ति के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। प्रश्न संख्या 163, समझौते का उल्लेख हुआ या नहीं, इसका निर्णय लॉक के मत में कौन करेगा? तो समाज करेगा। प्रश्न संख्या 164, वह शक्ति जिस प्रत्येक ने समाज को प्रदान किया हमेशा ही समुदाय में रहेगी, यह कथन किस विचारक का है? तो जॉन लॉक का ये कथन है। प्रश्न संख्या 165, जॉन लॉक की ट्रीटीज एक दो नाली बंदूक है, यह किसका कथन है? यह प्रोफेसर वाहन का कथन है। प्रश्न संख्या 166, जॉन लॉक किसका घोर विरोधी था? तो यह निरंकुश तंत्र का घोर विरोधी था। प्रश्न संख्या 167, राज्य दास तुल्य व व्यक्ति स्वामी है, यह कथन किस समझौतावादी विचारक से संबद्ध है? तो यह जॉन लॉक से संबंधित है। प्रश्न संख्या 168, अधिकारों के स्थान पर शक्ति शब्द का प्रयोग किसने किया है? थॉमस हॉब्स के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 169, जॉन लॉक का कार्य राज्य की सत्ता को उठाना नहीं वरन उसके प्रतिबंधों का प्रतिपादन करना है। उक्त विचार किस विचारक ने व्यक्त किया? तो यह मैक्सी ने व्यक्त किया है। प्रश्न संख्या 170, विधि जनता की इच्छा है, यह विचार किसका है? तो यह जॉन लॉक का विचार है। प्रश्न संख्या 171, रूसो के जन्म व जीवनी का प्रभाव उसके दर्शन पर पड़ा, यह मत किस विचारक का है? यह प्रोफेसर हर्नशा का मत है। प्रश्न संख्या 172, मानव स्वभाव को नोवेल सेविज बताया है, तो रूसो ने बताया। आदर्श बर्बर शब्द का वो प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 173, रूसो के मत में प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वभाव का स्वरूप क्या था? तो मनुष्य एक नेक जो है जंगली था। प्रश्न संख्या 74, मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है मगर सर्वत्र जंजीरों में से जकड़ा हुआ है, यह किसका कथन है? तो ये रूसो का कोटेशन है।
प्रश्न संख्या 175, हाब्स की पुस्तक लेवियाथन को किसने जलाया था? तो क्लेरेड ने इसे जलाया था। प्रश्न संख्या 176, हाब्स ने किस प्रकार की शासन पद्धति को श्रेष्ठ माना है? तो वह निरंकुश राजतंत्र की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 177, राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति और राज्य का संबंध है। ऐच्छिक यहाँ पर सही होगा। प्रश्न संख्या 178, एमाइल किसकी कृति है? तो यह रूसो की बुक है जो कि शिक्षा पर लिखी गई है। प्रश्न संख्या 179, जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में किस विचारक की मदद प्रायः स्त्रियों ने ही की है? तो यह जीन जैक्स रूसो की है। प्रश्न संख्या 180, मेरी जो इच्छा थी मैं करता था, मुझे रोकने वाला कोई नहीं था। रूसो यह विचार अपने किस रचना में व्यक्त करता है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में वह व्यक्त करता है। प्रश्न संख्या 181, रूसो के संप्रभु को किसने शीश रहित लेवियाथन कहा है? तो यह प्रोफेसर वाहन ने कहा है। प्रश्न संख्या 182, मेरी सामान्य इच्छा की अनुबंध में सभी लोग अपना सर्वस्व राज्य को सौंप देते हैं। राज्य का हित सबको सर्वश्रेष्ठ हित है। यह विचार किस विचारक का है? तो यह रूसो का विचार है। प्रश्न संख्या 183, रूसो पर किस तरह का आरोप लगाया जाता है? तो उस पर सर्वाधिकारवादी और व्यक्तिवादी दोनों प्रकार का विचारक होने का आरोप लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 184, रूसो राजदर्शन का पिता है। उक्त रूसो विषयक प्रशंसनीय कथन किस विचारक का है? तो यह कोल का है। प्रश्न संख्या 185, रूसो ने समान इच्छा का निवास स्थल माना है। तो समान इच्छा का निवास स्थल जो है कि समान इच्छा में ही माना है। प्रश्न संख्या 186, मुझे मेरा प्राकृतिक भोलापन लौटा दो, मैं उसके बगैर जीवित नहीं रह सकता। यह रूसो ने कहा था। प्रकृति की ओर लौटो का नारा उसने जो है दिया था। प्रश्न संख्या 187, कानून संपूर्ण जनता के लिए प्रस्ताव है जिसका संबंध सबसे होता है। यह कथन किसका है? तो यह रूसो का ही कथन है। प्रश्न संख्या 188, रूसो द्वारा वर्णित सामाजिक समझौता में प्रत्येक व्यक्ति अपना अधिकार किसे सौंपता है? तो वह समाज को सौंपता है। प्रश्न संख्या 189, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, असहाय, घृणित, पाशविक और छोटा था। यह किसने कहा है? तो यह थॉमस हॉब्स ने कहा है। प्रश्न संख्या 180, सामाजिक अनुबंध को सर्वप्रथम एवं व्यवस्थित रूप से किसने प्रतिपादित किया? तो थॉमस हॉब्स ने प्रतिपादित किया है। प्रश्न संख्या 181, स्वतंत्रता का भाग्य कानून से बना है, उससे अधिक किसी अन्य वस्तु में मुझे विश्वास नहीं है। यह विचार किससे संबंधित है? तो यह जीन जैक्स रूसो से संबंधित है। प्रश्न संख्या 182, कौन लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थक था? तो जीन जैक्स रूसो था। यहाँ 183 होना चाहिए पर गैप है। प्रश्न संख्या 184, संविदा सिद्धांत का ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमाण नहीं है, यह कहकर किसने इस सिद्धांत की आलोचना की है? तो ब्लंटसली ने की है। प्रश्न संख्या 185, जीन जैक्स रूसो की विचारधारा किस रूप में अभिव्यक्त होती है? तो यह समूहवादी, व्यक्तिवादी एवं स्वातंत्रवादी तीनों रूपों में होती है। प्रश्न संख्या 186, मैं मौलिक अनुबंध को अभिवादन के साथ छोड़ता हूँ, यह बेंथम ने कहा था। प्रश्न संख्या 187, रूसो के दर्शन का रहस्य एक राजा के स्थान पर लोक प्रभुत्व स्थापित करने में है, यह किसने कहा है? तो यह मैकाइवर ने कहा है। प्रश्न संख्या 188, संविदा से राज्य का प्रारंभ नहीं वरन अंत होता है, यह किसका कथन है? यह हेनरी मैन का कथन है। प्रश्न संख्या 189, हॉब्स, लॉक व रूसो तीनों किस एक तथ्य पर सहमत दिखते हैं? तो वह निजी संपत्ति पर सहमत दिखते हैं। प्रश्न संख्या 190 होना चाहिए पर 200 है। प्रश्न संख्या 200, अनुबंध तलवार के बिना शब्द मात्र हैं, यह किसका कथन है? तो यह थॉमस हॉब्स का कथन है। प्रश्न संख्या 201, मानव भावनाओं से उस भाषा में बात कर सके जिसे वह समझते हैं और यह है भय तथा स्वहित की भाषा, तो यह थॉमस हॉब्स ने माना है। प्रश्न संख्या 202, राज्य का उद्देश्य व्यक्तियों के व्यक्तिगत हितों का योग मात्र है, इसके अतिरिक्त उसका अन्य कोई सामूहिक लक्ष्य नहीं, यह कथन किसका है? तो यह थॉमस हॉब्स का कथन है।
प्रश्न संख्या 203 राज्य का अस्तित्व कानून निर्माण करने वाले के रूप में नहीं अपितु रीतियों की व्याख्या तथा उन्हें लागू करने के लिए हुआ है। यह किसका कथन है? तो यह जॉन लॉक का कथन है। प्रश्न संख्या 203 रूसो ने जनहित का सिद्धांत किससे ग्रहण किया? यह जीन बोधा से उसने ग्रहण किया था। प्रश्न संख्या 204 हॉब्स के अधिकारों का कानूनी दृष्टिकोण राजनीतिक दर्शन के लिए अपर्याप्त है। यह किसने कहा? तो विलोबी ने ये कहा है। प्रश्न संख्या 205 लेवियाथन के विषय में यह किसने कहा है कि लेवियाथन आत्मा की अविच्छिन्न पड़ाव है? यह ओकशाट ने कहा है। प्रश्न संख्या 206 लॉक ने दुनिया को व्यक्तिवाद पर आधारित दर्शन दिया। यह कथन किसका है? यह मैक्सी का कथन है। प्रश्न संख्या 207 सारी दुनिया रूसो के विषय में सोच रही थी और परेशान थी। रूसो के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह मूरे महोदय का कथन है। प्रश्न संख्या 208 किसने कहा है कि अतः प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदर्श है? यह जो है कि हाल्स के द्वारा कहा गया है। प्रश्न संख्या 209 द्विस्तरीय सामाजिक संविदा किस विचारक से संबंध है? तो यह जॉन लॉक से संबंधित है। प्रश्न संख्या 210 राजा उस समझौते को भंग करता है जिसके अनुसार उसे राजा चुना गया था, तो उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। इस मत का कौन समर्थन करता है? तो इसका जो समर्थक हैं वह मेन गोल्ड हैं। प्रश्न संख्या 211 प्राकृतिक विधियां बुद्धिमत्ता की विधियां हैं। यह किसका कथन है? तो जॉन लॉक का ये कथन है। प्रश्न संख्या 212 समान इच्छा सदैव ही विवेकपूर्ण तथा न्यायसंगत होती है क्योंकि जनता की वाणी वास्तव में ईश्वर की वाणी होती है। यह उक्त कथन किसका है? तो यह जीन जैक्स रूसो का है। प्रश्न संख्या 213 कौन संविदा सिद्धांत को काल्पनिक मानते हुए कहता है कि राज्य तथा सरकार का आधार समझौता नहीं है? तो इसको जो है कि टी.एच. ग्रीन कहता है। प्रश्न संख्या 214 जॉन लॉक का प्राकृतिक संबंधी नियम किसके विचार से मेल खाता है? तो यह प्रूफेडार्फ की उससे मेल खाता है। प्रश्न संख्या 215 हॉब्स का विचार किसके विचार के ठीक विपरीत था? यह अरस्तु के विचार के विपरीत था। प्रश्न संख्या 216 भारत में संविदा का प्राचीन काल में कहाँ उल्लेख मिलता है? तो महाभारत में मिलता है। प्रश्न संख्या 217 दी एसेज ऑन दी सिविल गवर्नमेंट किसकी कृति है? यह जॉन लॉक की कृति है। प्रश्न संख्या 218 रूसो की किस पुस्तक में प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया गया है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किया गया है। प्रश्न संख्या 219 यह किसने कहा था कि जो समान इच्छा का अनुपालन नहीं करेगा उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा? तो जीन जैक्स रूसो यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 220 सरकार समाज के अधीन है। यह कथन किसका है? यह जॉन लॉक का कथन है। प्रश्न संख्या 221 हॉब्स मूलतः किससे प्रभावित था? तो वह डेकार्टे से प्रभावित था। प्रश्न संख्या 222 किसने कहा है कि सत्य बोलो और विश्वासघात ना करो? तो यह जॉन लॉक ने कहा है। प्रश्न संख्या 223 प्रत्येक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति यह कर्तव्य है कि उसके अधिकारों की रक्षा करे। यह कथन किसका है? तो यह कार्ल मार्क्स का कथन है। ये उत्तर यहाँ पर गलत है। कार्ल मार्क्स नहीं बल्कि जॉन लॉक का ये यहाँ पर कथन होगा। प्रश्न संख्या 224 किस विचारक ने जनता को केवल सरकार की शक्तियों का स्रोत ही नहीं वरन इसकी पीठ भी माना है? तो जीन जैक्स रूसो ने यह माना है। प्रश्न संख्या 225 अनुबंध सिद्धांत से किसका संबंध नहीं है? तो रॉबर्ट का नहीं है। हॉब्स लॉक और रूसो राल्स का है। प्रश्न संख्या 226 प्राकृतिक अवस्था शांति साचार्य व परस्पर ऐक्य का समाज है। यह किसका कथन है? तो जॉन लॉक का कथन है। जॉन लॉक प्राकृतिक अवस्था के संबंध में कहते हैं कि वह पूर्व राजनीतिक तो थी लेकिन पूर्व सामाजिक नहीं थी। प्रश्न संख्या 227 हॉब्स ने किस पद्धति को अपनाया? तो उन्होंने जो है कि तार्किक पद्धति को अपनाया है। प्रश्न संख्या 228 हॉब्स को मैक्सवेली का शैतान किसने किया? ये गलत लिखा हुआ है। हॉब्स को मेलमसबरी का शैतान किसने कहा था? तो वह जो है कि कावली ने कहा था। मेलमसबरी है वो। प्रश्न संख्या 229 जॉन लॉक के मतानुसार कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है?
तो काम का अधिकार उसके अनुसार प्राकृतिक अधिकार नहीं है। जॉन लॉक 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, जिसमें संपत्ति का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 230, हाब्स के अनुसार मनुष्य स्वभाव तो होता है तो स्वार्थी और झगड़ालू होता है। प्रश्न संख्या 231, रूसो निरंकुश प्रभुसत्ता की धारणा ली है तो थॉमस हाब्स से ली है। प्रश्न संख्या 232, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य समाज आत्मनिर्भर तथा संतुष्ट था, यह किसका कथन है? तो यह रूसो का कथन है। प्रश्न संख्या 233, किसने कहा है कि मनुष्य के कर्म उसकी इच्छाओं द्वारा निर्धारित होते हैं? तो यह थॉमस हाब्स का कथन है। प्रश्न संख्या 234, किस विद्वान ने कहा है कि राज्य तथा समाज का अध्ययन ऐतिहासिक पद्धति से करना चाहिए? यह मॉन्टेस्क्यू ने कहा है। प्रश्न संख्या 235, मैं पक्षपात या पूर्वाग्रह के बजाय विरोधाभास का प्रेमी हूँ, यह कथन किसका है? तो यह जीन जैक्स रूसो का कथन है। प्रश्न संख्या 236, लेवियाथन एक नश्वर देव है, यह कथन किसका है? तो लेवियाथन जो ग्रंथ है वह हाब्स का है, तो हाब्स का यह कथन होगा। प्रश्न संख्या 237, राज्य व समाज दोनों का आधार व्यक्ति है, यह कथन किसका है? जॉन लॉक का है। प्रश्न संख्या 238, जॉन लॉक अपूर्ण प्रजातांत्रिक है क्योंकि वह व्यक्तिवादी है, यह कथन किसका है? तो लॉर्ड ब्राइस का ये कथन है। प्रश्न संख्या 239, किस चिंतक ने हाब्स की रचनाओं की प्रशंसा इस प्रकार की है? लेवियाथन एक ऐसी कृति है जो राजनीति शास्त्र के संपूर्ण ढांचे का अध्ययन करने की दृष्टि से बेजोड़ है। यह R.G. कलिंगवुड यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 240, यह किसका कथन है कि यह जीवन के समस्त पहलुओं पर व्यापक रूप से दृष्टिपात करती है, यह विवेकपूर्ण इच्छा है, यह व्यक्ति तथा समाज के सामंजस्य में प्रदर्शित होती है, यह आशीर्वादम का कथन है। प्रश्न संख्या 241, राज्य की उत्पत्ति केवल आर्थिक तत्व से हुई है, यह कथन किस विचारक का है? तो यह कार्ल मार्क्स का विचार है। प्रश्न संख्या 242, यह किसका कथन है कि मनुष्य में सामाजिक जीवन की इच्छा राज्य निर्माण का कारण बनती है? तो ब्लॉन्सली का यह कथन है। प्रश्न संख्या 243, राज्य एक क्रमिक और स्वाभाविक ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो गैटले का यह कथन है। प्रश्न संख्या 244, राज्य स्वयमेव लुप्त हो जाएगा, यह किसका कथन है? तो एंजल्स का यह कथन है। प्रश्न संख्या 245, यह कथन किसका है कि राज्य धनवान वर्ग के हाथ की कठपुतली है, वह सर्वहित या जनकल्याण का साधन नहीं हो सकता, यह लेनिन का कथन है। प्रश्न संख्या 246, दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के समर्थक हैं? तो मनु, जेम्स प्रथम, हीगल, होमर, हुज ये सभी हैं। प्रश्न संख्या 247, राजा लोग पृथ्वी पर परमात्मा की श्वास लेती हुई मूर्तियां हैं, यह कथन किसका है? तो यह जेम्स प्रथम का कथन है। प्रश्न संख्या 248, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, यह वुज का मानना है। प्रश्न संख्या 249, राज्य विधि का नहीं बल्कि विधि राज्य का निर्माण करती है, यह किसका कथन है? तो क्रैब महोदय का कथन है। प्रश्न संख्या 250, कानून राज्य का पूर्ववर्ती और राज्य से ऊपर है, यह किस विचारक का कथन है? तो डुगवी का ये कथन है। प्रश्न संख्या 251, एक वर्गीय संस्था है जिसका जन्म युद्धों के कारण हुआ है, यह कथन किसका है? तो ओपेनहाइमर का, मतलब राज्य एक वर्गीय संस्था है। ओपेनहाइमर राज्य के शक्ति सिद्धांत के समर्थक हैं, राज्य की उत्पत्ति के। प्रश्न संख्या 252, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, यह किसका कथन है? तो यह चीनी नेता माओ त्से तुंग का कथन है। प्रश्न संख्या 253, शक्ति केवल डाकुओं के गिरोह का संगठन कर सकती है, राज्य नहीं बना सकती, यह किस विचारक का कथन है? तो जीन बोंदा का यह कथन है। प्रश्न संख्या 254, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक हैं? तो जैक्स, मॉर्गन और मैकलेन हैं। प्रश्न संख्या 255, पितृसत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक हैं? इसके समर्थक सर हेनरी मैन और लीकॉक हैं। प्रश्न संख्या 256, सबसे निकृष्ट राज्य सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह कथन किस विचारक का है? तो थॉमस हाब्स का ये कथन है। प्रश्न संख्या 257, यह कथन किस विचारक का है कि रक्त संबंध से समाज और समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई, यह मैकाइवर का कथन है। प्रश्न संख्या 258, ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत के समर्थक हैं? तो गार्दर, मैकाइवर, लीकॉक, बर्क, लास्की और बर्गेस ये सभी हैं। प्रश्न संख्या 259, यह विचार
किसका है कि राज्य संपूर्ण विज्ञान में साझेदार है, संपूर्ण कला में साझेदार है, प्रत्येक सद्गुण और पूर्णता में साझेदार है। यह एडमंड बर्ग का कथन है। प्रश्न संख्या 260, राज्य एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर शासन करने का यंत्र है, यह कथन किसका है? तो यह लेनिन का कथन है। प्रश्न संख्या 261, राज्य की उत्पत्ति में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो विकासवादी सिद्धांत जो है कि सबसे मान्य सिद्धांत है, जिसको ऐतिहासिक सिद्धांत भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 262, राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है, किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत से ही संबंधित है। प्रश्न संख्या 263, हाब्स के लेवियाथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ है? तो समाज, राज्य और सरकार सबके लिए संयुक्त रूप से वो इस शब्द का प्रयोग करता है। प्रश्न संख्या 264, किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना की है? यह सर हेनरी मैन के द्वारा की गई है। प्रश्न संख्या 265, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? तो राज्य प्राकृतिक एवं आवश्यक है। प्रश्न संख्या 266 होना चाहिए। हाब्स ने राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का खंडन किया है? तो उसने दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन किया है। प्रश्न संख्या 267, हाब्स का लेवियाथन राजनीतिक दर्शन की सर्वश्रेष्ठ कृति है, यह किस विचारक का कथन है? तो यह ओकशाट का कथन है। प्रश्न संख्या 2, मुझे आशा है कि यह वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी होगा। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।